फिर मेरे साथ में काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछना चालू कर दिया कि आपके रिलीजन में ऐसा क्यों होता है कि आप लोग पत्थर की पूजा करते हो। फिर आप लोगों में ये ऐसे अजीब अजीब रीति रिवाज क्यों होते हैं, इतने सारे फेस्टिवल क्यों होते हैं। फिर ये दिया क्यों जलाना होता है, और बहुत से विभिन्न ऐसे प्रश्न जो शायद प्रश्न मैंने कभी अपने मतलब तब तक मैंने कभी पूछे नहीं थे खुद से। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इंटरव्यूज की एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें कई सारे अलग अलग विद्याओं के लोगों से बातें कर रहे हैं। तो इस बार इसी तरह से हमारे साथ हैं श्री राजेश मजूमदार जी। तो राजेश जी जो हैं वो इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम करके एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने वो देखा होगा। तो इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम नाम का जो यूट्यूब चैनल है उसमें कार्टून्स एनिमेशंस चलते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और एनिमेशन के माध्यम से वो भारतीय ज्ञान परंपरा को समझाते हैं। छोटे छोटे से 10-10 मिनट के वीडियोस हैं और एक एक वीडियो में ज्ञान परंपरा को भारत की समझाया गया है। भारत का आयुर्वेद क्या था, भारत की इस परंपरा के पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है, इस चीज के पीछे क्या ज्ञान था, क्या इसके पीछे हमारे प्राचीन भारत भारत की सोच थी। तो इस तरह से उनके सारे के सारे वीडियोस हैं। तो आपका स्वागत है राजेश जी हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। तो सबसे पहला प्रश्न जो राजेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पुणे में रहते हैं, आप जॉब भी करते हैं। तो जॉब करते करते साथ में आप ये कर रहे हैं और आपने ये विषय जो चुना, जो एंशियंट इंडियन विजडम, इसको मुझे समझाना चाहिए। तो आपने यही विषय क्यों चुना? क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है वो भी दूसरी फील्ड में थी, जॉब भी दूसरी फील्ड में थी, और आप क्योंकि एक मेट्रो में रह रहे हैं तो वहां के लोगों की जनरली सोच भी उस तरह की नहीं होती। फिर भी आपने एक इस तरह का टॉपिक चुना कि मुझे लोगों को भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बताना चाहिए। तो ये इसके पीछे क्या मोटिवेशन था जी, बताइए। सबसे पहले सारे श्रोताओं को नमस्कार। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स जो देख रहे होंगे उनको भी नमस्ते, और आपके चैनल के श्रोताओं को भी नमस्ते। शुभम जी, पहली बात तो मेरा जर्नी के बारे में आपने पूछा है। मेरा यूट्यूब चैनल जो है इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम, ये काफ़ी मतलब काफ़ी साल पहले मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था 2017 में। तो यहाँ पे ऐसा है कि मेरी जो जर्नी है रिगार्डिंग इस फील्ड में मैं क्यों आया, इसके बारे में आप पूछ रहे हो। तो ये देखा जाए तो कोई फील्ड नहीं है। कोई भी भारतीय जो सही मायने में अपने देश से प्यार करता है और अपने देश के बारे में जानना चाहता है, उसको इसी फील्ड में इसी तरह के अभ्यास में रहना चाहिए। मैं मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो बेसिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम लंदन। तो मेरी कहानी बेसिकली ऐसी है कि इंडिया में जब मैं था, पहले बचपन से जब बड़ा हुआ हो, एजुकेशन नॉर्मल तरीके से ही मेरा कंप्लीट हुआ है। मैंने नॉर्मल कॉमर्स लेके मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। और बहुत ज़्यादा मतलब मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था या फिर ऐसा, लेकिन अ, थोड़ा सा मेहनत करके मुझे लंदन में एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया था जहाँ पे मैंने ये कोर्स करने का डिसीजन लिया। तो भारतीय परंपरा और भारतीय रीति रिवाज और बाकी हमारे जितने भी नॉलेज सिस्टम है, इसके बारे में जितना वास्ट इसका जो वास्टनेस है उसके बारे में मुझे पहले इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उल्टा मैं कहूँगा कि मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं और जिस तरीके के यंग जनरेशन के लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मैं शायद उस एज ग्रुप में जब था तभी मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था ये सब चीज़ों में। तो ये शुरुआत ऐसी हुई कि जब मैं लंदन में था तभी काफ़ी अलग अलग देशों के लोगों से मेरी जान पहचान होती थी, उनसे मुलाकात होती थी। एंड एक एशियन कंट्री, इंडिया एक एशियन कंट्री है, और एशियन कंट्रीज में ज़्यादातर वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो या तो होते हैं पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस, और ये सारे कंट्रीज में से ज़्यादातर लोग श्रीलंकन्स, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इर्द गिर्द जो कंट्रीज है उसी में से जाते हैं।
तो मेरा मोटिवेशन आप बोल सकते हो या फिर इंसिडेंट्स बोल सकते हो, जिसके थ्रू फिर मैंने इंडियन विजडम या फिर इंडियन कल्चर के बारे में स्टडी करना चालू किया। तो मैं जब वहाँ पे शुरुआत में पढ़ाई के लिए गया था, तभी मैंने वहाँ पे कुछ दोस्त बनाए थे जो बांग्लादेशी थे, पाकिस्तानी थे, जहाँ पे मैं काम करता था एंड पार्ट टाइम जॉब करता था। वहाँ पे कुछ लोग थे, तो उन लोगों के साथ में जैसे जैसे दोस्ती बढ़ी तो काफ़ी मतलब उनको एक आदत होती है टू डिस्कस अबाउट रिलीजन। क्योंकि क्या है, उनके कंट्री में ऐसा होता है कि जो बाकी रिलीजियस लोग रहते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, माइनॉरिटी बहुत ही कम होता है। तो बेसिकली बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों भी मुस्लिम कंट्रीज के हिसाब से ही उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो उसी बेसिस पे फिर उनका जो एक ये रहता है कि रिलीजन के लिए जो डिबेट और जिस तरीके से बातें होती है वो उनमें थोड़ा ज़्यादा होता है। उसी तरीके से फिर मेरे साथ में काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछना चालू कर दिया कि आपके रिलीजन में ऐसा क्यों होता है कि आप लोग पत्थर की पूजा करते हो, फिर आप लोगों में ये ऐसे अजीब अजीब रीति रिवाज क्यों होते हैं, इतने सारे फेस्टिवल क्यों होते हैं, फिर ये दिया क्यों जलाना होता है, और बहुत से विभिन्न ऐसे प्रश्न जो शायद प्रश्न मैंने कभी अपने मतलब तब तक मैंने कभी पूछे नहीं थे खुद से भी या फिर किसी और से भी। क्योंकि बचपन से ही मतलब अ, किसी के भी मतलब नॉर्मल कोई भी अगर फैमिली होता है जो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर मतलब अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करते हैं हम लोग, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिनमें हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है फ्रॉम द टीचर्स या फिर हमारे जो भी है। तो इवन हमारी भाषा जो है आज वो ऐसा हो गया है, मैं मेरी खुद की लैंग्वेज ऐसी हो गई है कि उसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स इंग्लिश मिक्स हो जाते हैं, हिंदी भी हमारी शुद्ध नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसी वजह से है क्योंकि हमारा कल्चर पूरा मिक्स हो चुका है आज। तो उसी तरीके के मिक्स कल्चर में से मैं भी बाहर निकला था, मैं भी लंदन जाके पढ़ाई कर रहा था, वहाँ के लोगों से मिक्सअप हो रहा था। और जब मुझे ये समझ में आया कि जब रिलीजियस डिबेट्स होते हैं उसके अंदर में जब इस तरीके के प्रश्न किए जाते हैं, और जब मैं खुद भारतीय हूँ, वहाँ पे मुझे भारतीय होने का गर्व भी है, लेकिन मुझे खुद भारतीय होने के साथ साथ इन सारी चीज़ों के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। तो वो ऐसा समय था जहाँ पे अ, मतलब आई फेल्ट लॉस्ट, मतलब वहाँ पे ऐसा लगा कि ये बहुत ही गलत चीज़ है जो मैंने की है, कि मैं इतना मैंने ग्रेजुएशन भी क्रॉस कर लिया लेकिन फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें अभी तक पता नहीं है। तो वो मेरा एक हिटिंग पॉइंट था कि जहाँ पे रिलीजियस डिबेट्स के ऊपर मैं ये दोष नहीं देता हूँ कि उन लोग वो लोग मुझे कुछ परेशान करते थे या फिर कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस होते थे उनके, एकदम ऐसे क्वेश्चंस होते थे कि वो सही में जानना चाहते थे। और ये क्वेश्चन उन्होंने काफी इंडियन से किए भी होंगे और शायद उनको इसका लॉजिकल कोई आंसर देने वाला कोई मिला नहीं होगा, इसीलिए वो हर किसी को ये चीजें पूछते होंगे। तो उसी तरीके से धीरे धीरे मैंने फिर जानना शुरू किया। जब मैं लंदन में था, 2010 की बात है, उसी समय इंटरनेट के माध्यम से और अलग अलग वीडियोस और अलग अलग इसके माध्यम से मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपने कल्चर के बारे में समझना शुरू किया। तभी मुझे समझ में आया कि हमारा जो कल्चर है वो इतना ज़्यादा विभिन्न अलग अलग सब्जेक्ट से भरा हुआ है। एंड पर्सनली स्पीकिंग, मैं बचपन से लेके अभी तक कभी मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में उसको मतलब वो समय तक इतना ज़्यादा डिटेल में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, और ना ही मैं उस तरीके के माइंडसेट का था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने उस फील्ड के अंदर में जाना शुरू किया, पढ़ना चालू किया, पढ़ते पढ़ते मैंने जिस तरीके के सिस्टम्स मैंने देखे जिसमें अलग अलग विभिन्न सब्जेक्ट्स जैसे मेटलर्जी हो गया, उसके अंदर में हमारे 5,000 वर्ष पुराने हमको ये मिलते हैं जो मेटल से रिलेटेड हो, मेटल के अलॉय से रिलेटेड हो। हमारे आर्किटेक्चर हो गए, मंदिर का आर्किटेक्चर हो गया, जो पूरे दुनिया में शायद ऐसा आर्किटेक्चर हमको कहीं पे ना दिखे। उसके अंदर
विभिन्न मोल्डिंग्स का इस्तेमाल करना, विभिन्न तरीके के कार्विंग्स। फिर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है जैसे एल्केमी हो गया, फिर हो गया अपना मैथमेटिक्स हो गया। मैथमेटिक्स के अंदर हमारे इतने सारे, मतलब हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, एक तरीके से ऐसा दिखाया जाता है कि वो सिर्फ स्पिरिचुअल साधु संत ऐसे हुआ करते थे, बट असल में वो बात नहीं है। तो साधु संत की जब बात आती है, साथ ही साथ उन्होंने जो अपने अचीवमेंट्स किए उसके अंदर मैथमेटिकल अचीवमेंट्स किए हैं, एस्ट्रोनॉमिकल अचीवमेंट्स किए हैं। काफी सारे ग्रंथ जो है वो काफी ऐसा ऐसा डेटा और ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन हमको प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने एंशियंट टाइम्स में अर्थ से लेके मून तक का जो डिस्टेंस होता है उसको ऑलमोस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट किया था। सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट किया था। इवन अर्थ का डायमीटर कितना होगा और मून का डायमीटर कितना होगा, आज के साइंटिफिक टर्म्स अगर उठा के देखें, और आर्यभट्टा और ब्रह्मगुप्ता और ये सारे जो हमारे साइंटिस्ट हो चुके हैं, जिनको हम साधु या फिर ऋषि मुनि बुलाते थे, उन्होंने वो अचीव करके दिखाया है। इवन हमारा देश इतना महान था कि उस समय में उज्जैनी जो हमारा ये था, वो मेरिडियन हुआ करता था टाइम कैलकुलेट करने का, पूरे वर्ल्ड विश्व का। एक जमाना था जहाँ पे हमारे देश में इतने सारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी जहाँ पे बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, खास करके चीन से। हमको इतनी जानकारी नहीं मिलती है हमारे खुद के ग्रंथों में से जितना हमको चीन के ग्रंथों में से भारत के बारे में जानकारियां मिलती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वैल्यू एडिशन सिस्टम्स है। हमको ऐसा लगता है कि हम या फिर हिंदू या फिर हिंदुइज्म का नाम देके हम ऐसा बोलते हैं कि ये सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड है या फिर धार्मिक इससे रिलेटेड है। ऐसा नहीं है, काफी सारी साइंटिफिक चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं। और मैं बहुत पसंद करता हूँ हर एक ग्रंथ को अच्छी तरीके से पढ़ने में, वो ग्रंथों के बारे में एनालिसिस करने में, किसने लिखा है, कौन से टाइमलाइन में लिखा है, कितने क्या क्या एफर्ट्स उसमें गए हैं। और बहुत सारी चीजें हमारे कल्चर में ऐसा भी है कि जो दार्शनिक है, दार्शनिक को हम मेटाफर बोलेंगे इंग्लिश में, जो सिंबल्स, रिचुअल्स और स्टोरी टेलिंग, मतलब जिस तरीके के कहानियां हमको पुराणों में मिलते हैं, फिर हमारे जो विभिन्न तरीके के ग्रंथ है, कहानियों और पोइट्री के माध्यम से उसके अंदर में संस्कृत इस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं कि वो सही में बहुत ही, मतलब पूरी दुनिया में आपको कहीं पे भी इस तरीके का नॉलेज सिस्टम नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको सिंबल्स, विभिन्न तरीके के चिन्ह, विभिन्न तरीके के कहानियां, विभिन्न तरीके के कैरेक्टर्स के थ्रू आपको साइंटिफिक नॉलेज, फिलोसॉफिकल नॉलेज और बहुत सारा स्पिरिचुअल नॉलेज आपको देते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और यही मैं अपने वीडियोस के द्वारा कन्वे करने की कोशिश करता हूँ हमारे श्रोताओं को। मैंने जिस समय शुरुआत की थी वो 2017 था, और 2010 से लेकर 2017 तक मैंने काफी सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया था और काफी सारे बुक्स पढ़ लिए थे और काफी सारे ये कर लिए थे। तो उस नॉलेज का मैं करूँ क्या, और फिर मुझे इसका कुछ करना चाहिए, ऐसा मुझे अनुभव हुआ 2017 में। और मैं अपने जॉब लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ रहता था, तो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा फीलिंग हुआ कि ये जो मेरा जो हॉबी है, पैशन है, जो मैं कंटिन्यूअसली फॉलो करता आया हूँ इतने सालों से, तो 2017 में मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है जहाँ पे मैं इस नॉलेज को दर्शा सकता हूँ लोगों के सामने, और लोगों को इसके बारे में बता सकता हूँ। और वही मैं करता हूँ। मतलब अभी काफ़ी साल हो गए हैं अभी। एंड अभी क्लोज टू 1 लाख सब्सक्राइबर के नज़दीक हम पहुँच रहे हैं और जल्दी ग्रो होंगे। और जी शुभम जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप 1 लाख नहीं 10 लाख और उससे भी ऊपर पहुंचे। तो आपने जैसा कि पूरा बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरह से आपको कैसे मोटिवेशन मिला विदेश में, जब आपके मित्रों ने आपसे प्रश्न पूछे और दूसरे देश के मित्रों ने भी, तो अपने कल्चर के बारे में जानने की आपके अंदर जिज्ञासा हुई। और ना सिर्फ आपने खुद जाना पढ़ा, उसके बाद लोगों को भी वो बताना शुरू किया।
एक चीज मैंने देखी है आपके चैनल में और दूसरे चैनल में, जो अंतर है वो है कि आप एनिमेशन के थ्रू चीजों को बताते हैं। बाकी सारे लोग क्या है कि जैसे खुद आकर बताते हैं, वो समझाते हैं। तो एनिमेशन क्या है, बहुत ही कैची होता है, लोगों को अच्छा लगता है। तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि मैं एनिमेशन के थ्रू बताऊंगा, कार्टून्स के थ्रू, उड़ती हुई चीजों के थ्रू आकर मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा, खुद अपने आप को सामने नहीं लाऊंगा? तो ऐसा आपने कैसे डिसाइड किया या क्यों किया? ऐसा क्यों किया? अभी देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी जो शुरुआत हुई थी 2017 में, जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे इस तरीके का कुछ करना चाहिए यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे उस समय में पता नहीं था कि मैं किस तरीके से करूँ। ना मेरे पास कोई कैमरा था अच्छा, और ना ही मैं मोबाइल पे भी कैमरा में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि मैं वीडियो शूट करूँ या फिर खुद को शूट कैसे करते हैं। और मतलब सच कहूँ तो समय भी बहुत ही ज़्यादा कम मिलता था इन सब चीज़ों को, मतलब इसके बारे में सोचने के लिए। तो मुझे अभी भी याद है, मैं काफी दिनों तक स्ट्रगल किया यही सोचने के लिए कि मैं किस तरीके से सामने ये प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जहाँ तक एनिमेशन की बात आती है, कि क्या होता है कि जैसे ही आप एनिमेशन में कुछ चीजें देखते हो, तो वो चीज देखने में और उसको ये करने में वो थोड़ा कैची भी लगता है, जैसे आपने बोला। दूसरी चीज ये है कि मैं वाइट बोर्ड एनिमेशन का एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ ये बनाने के लिए मेरे वीडियोस। तो वाइट बोर्ड एनिमेशन में होता ये है कि जैसे हम लोग समझिए, अगर किसी क्लास को समझाना है, या फिर अगर हमारा कोई क्लास चल रहा है, क्लासरूम है, तो उसमें कैसे कोई शिक्षक जिस तरीके से अपना नॉलेज शेयर करता है, वो बोर्ड के ऊपर लिख कर करता है। तो उसी तरीके का व्हाइट बोर्ड एनिमेशन होता है, जिसके अंदर में आप विभिन्न तरीके के इमेजेस डाल सकते हो, विभिन्न तरीके के उसके अंदर में एनिमेटेड इमोजीज आते हैं, एनिमेटेड कैरेक्टर्स आते हैं, जो उसके ऊपर आप शोकेस कर सकते हो। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई समझिए बड़ा टॉपिक है या फिर कोई ऐसा ये है, तो उसमें पिक्चर्स के माध्यम से जो श्रोताओं को दिखाना चाहता हूँ मैं अच्छी तरीके से दिखा पाता हूँ। प्लस मेरा जो वॉइस ओवर रहता है उसके अंदर में मैं रिकॉर्ड करके उनको अच्छी तरीके से वो समझा भी पाता हूँ। तो मेरे लिए ज्यादा नेसेसरी ये नहीं था कि मैं कैमरे के सामने ज्यादा हूँ। मेरे लिए ज्यादा जरूरी ये लगा मुझे कि जो इमेजेस है या फिर जो चीजों से उनको जानकारी मिल सकती है सामने, जो भी मेरे दर्शक है, उनके लिए फिर वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है एनिमेटेड इसमें। तो अपने मतलब मेरे जितने भी वीडियोस हैं, मैं पहले अपना नाम भी नहीं डालता था। मैंने बहुत अभी रिसेंटली वीडियोस में अपना नाम डालना शुरू किया, जस्ट बिकॉज किसी ने मुझे बोला कि एटलीस्ट आप नाम डाल दिया करो ताकि लोगों को पता चले कि कौन बात कर रहा है। तो वही है, मतलब बाकी तो कुछ है नहीं, श्रोताओं के माध्यम के लिए अच्छी तरीके से उनको समझ में आए, इसी मोटिव से मैंने फिर ये वाला रास्ता चॉइस किया। और एक चीज और है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कि वो ये है कि सबसे जरूरी चीज जो होती है जब आप किसी चीज के रिलीजन स्पेशली या किसी ज्ञान परंपरा के विषय में बता रहे होते हैं, कि उस नॉलेज को ऑथेंटिक होना चाहिए। क्योंकि यदि हमने कुछ गलत बता दिया जो कि मतलब कहीं से रेफर नहीं किया है, तो फिर उसका मजाक उड़ जाता है और जो हमारा मोटिव है उसका उल्टा हो जाता है। तो आप क्योंकि सारी की सारी चीजें बताते हैं, विथ रेफरेंसेस बताते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती होगी, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स हैं। कभी आप मेटलर्जी बता रहे हैं, कभी टेम्पल बता रहे हैं, कभी आयुर्वेद बता रहे हैं। तो आपको कौन कौन सी बुक्स इसके लिए पढ़नी पड़ी, और क्या आप अभी भी रिसेंटली पढ़ रहे हैं? तो यदि आप कुछ आपका रेफरेंस मटेरियल बताएंगे तो व्यूअर्स भी यदि भारत के बारे में जानना चाहें तो उन किताबों को पढ़कर जान सकते हैं। जैसे आपने शायद इंडिका वगैरह का भी जिक्र किया है एक दो वीडियोस में, ग्रीक का कुछ बताया है तो। जी। शुभम जी, देखिए मेरा मैं किसी भी श्रोताओं को इस तरीके का ये नहीं देना चाहता हूँ कि कुछ सिलेक्टेड बुक्स से ही उनको काफी ज्यादा जानकारी मिल जाएगा और फिर वो एक तरीके से इनजस्टिस होगा बाकी बुक्स के लिए, जिसके अंदर क्योंकि बुक्स इतने सारे हैं, तो उसमें क्या होता है कि मेरा जो मेन तरीका है स्टडी करने का वो मैं शेयर कर सकता हूँ, ताकि श्रोताओं को एक तरीके से एक इंस्पिरेशन मिल सके, या फिर अगर उनको पढ़ाई स्टार्ट करना है रिगार्डिंग इंडियन कल्चर, तो उसको किस तरीके से शुरू करें।
तो पहली बात तो मैंने जिस तरीके से शुरुआत की थी वो बहुत ही गलत मेथड था, क्योंकि मैं अंधाधुंध बहुत सारे वीडियोस देखने लग गया था। ये 2011-12 की बात है, तभी मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने लग गया और काफ़ी मतलब इधर उधर से मैं चीज़ों को ये करने लग गया। फिर मैंने एक चीज़ पढ़ी कि अ, हमारा जो लर्निंग, इसके अंदर में काफ़ी सारे पद्धतियाँ हमको बताई गई है कि किस तरीके से आपने अभ्यास करना चाहिए। तो किसी चीज़ का अगर आप अभ्यास करते हो तो आपको पहले तो वो चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए। दूसरी चीज़, वो चीज़ को आपको एनालाइज करना चाहिए और फिर उसको सिंथेसाइज करना चाहिए। तो जब ऑब्जर्व करते हो आप चीज़ें एज अ थर्ड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक टॉपिक से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्रिटिसिज्म होगा, तो वो क्रिटिसिज्म को मैं कभी भी अम, थोड़ा मैं इग्नोर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक अटैचमेंट है। लेकिन अगर मैं एज अ थर्ड पर्सन उसको ऑब्जर्व करता हूँ, नॉट बीइंग अटैच्ड उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अगर क्रिटिसिज्म्स है, कुछ अगर खराब बातें हैं, बुरी बातें, तो उसको भी मैं देख पाता हूँ। तो ये ऑब्जर्वेशन के माइंडसेट से जब मैं एनालिसिस करना चालू करता हूँ वो पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तब मेरा एनालिसिस और भी अच्छी तरीके से होता है। जैसे अगर कोई विषय अगर स्पेसिफिक मैं उठाता हूँ, उस विषय में मैं जब पढ़ना शुरू करता हूँ, तो वो जो मेरी पढ़ाई होती है उसके पीछे मेरा बायसनेस मैं पीछे रख के उसको अच्छी तरीके से हर एक एस्पेक्ट उसका ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और मुझ में एक आदत है कि मैं कभी भी एक या दो मटेरियल पढ़ के मैं कंक्लूजन नहीं लाता हूँ, बिकॉज जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो हर बुक की अपनी अलग अलग एक थीम होता है। वो जो ऑथर रहता है वो अपने अपने हिसाब से उस चीज को लिखते हैं, उनके भी रेफरेंसेस होते हैं। तो मेन बुक जो है हमारे, जैसे हमारे वेद पुराण, हमारे जितने भी महाकाव्य है, हमारे जितने भी ब्राह्मणास, अरण्यका और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, मेन ग्रंथों को तो स्टडी अलग से रेफर करना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम जब पढ़ते हैं, हम अगर समझिए हमारे जितने भी गुरु हो चुके हैं, जिन्होंने भी जो उसके ऊपर व्याख्यान दिए हैं, उसके ऊपर भाष्य लिखे हैं, उसके ऊपर अलग अलग जगह पे अलग अलग किताबें लिखे हैं, आज के मॉडर्न टाइम्स में भी, उन सारे बुक्स में अगर आपने 4 या 5 बुक्स भी अगर अच्छी तरीके से पढ़ लिए और आपने मेन ग्रंथों को रेफर कर लिया, तो आपको उस विषय में काफी ऐसा जानकारी मिल जाता है जिससे कि आप एक कंक्लूजन पे आ सकते हो। लेकिन एनालिसिस के बाद में जब आपको कंक्लूजन पे आना होता है, तभी आपके सामने में काफी सारा इंफॉर्मेशन रहता है जो मतलब आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए लास्ट स्टेप होता है सिंथेसिस। अभी सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी सांख्य किया है, मतलब जो एनालिसिस किया है, उसको आप अपनी प्रज्ञा को यूज करके, प्रज्ञा इज बेसिकली इंटेलेक्ट, आपके इंटेलेक्ट को यूज करके आप उसका एक सिंथेसिस कीजिए, आप उसको जोड़िए। जैसे गणेश भगवान के हाथों में आपने देखा रहेगा, एक हाथ में एक्स होता है, एक हाथ में रोप होता है। तो एक्स जो होता है, एक्स का मतलब होता है एनालिसिस, मतलब चीजों को आप तोड़ के आप देखिए। और रोप का मतलब होता है सिंथेसिस, कि चीजों को आप जोड़ के देखिए। तो जब चीजों को आपने तोड़ के उसके डिटेल्स देख लिए, फिर उन चीजों को जब आप जोड़ लेते हो तो उसका जो सिंथेसिस बनता है वो आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है। मतलब आपने कोई चीज अगर तोड़ तोड़ के पूरी तरीके से एनालाइज कर लिया तो आपके उसको डिटेल्स मिल गए। और जब आप ब्रॉडर पिक्चर देखना चाहते हो कि पूरा इसका ये क्या है, तो आप उसको सिंथेसाइज करते हो, सारे सारे तोड़े हुए टुकड़ों को आप जोड़ के आप देखते हो, ताकि आपको पूरा पिक्चर अच्छी तरीके से समझ में आए। इसी तरीके से मैं फिर कंक्लूजन पे आता हूँ। और मेरे वीडियो के टॉपिक्स भी उसी तरीके से मैं बनाता हूँ, उसी तरीके से सिलेक्ट करता हूँ। उसके अंदर जितनी ज्यादा हो सके, मतलब मैं शायद 100% ना देता हूँ, हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उसमें मैं रेफरेंसेस देने की कोशिश करता हूँ। जिसमें फिर कोई श्लोक हो गया, किसी ने कुछ लिखा है उसके बारे में, जो भी रेफरेंसेस दे सकता हूँ मैं उसमें देने की कोशिश करता हूँ। यही मेरा तरीका है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप इस तरह से रेफरेंसिंग करते हैं और किसी एक बुक पर निर्भर ना रहते हुए व्यूअर्स को
बहुत सारी किताबों में से पढ़कर और नॉलेज को गेन करना चाहिए। तो अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका कोई मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा को जानना चाहते हैं, वो सभी अभी यंगेस्ट कंट्री हैं, हम लोग बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो उसको जानना चाहते हैं इंडियन परंपरा को, तो उनके लिए आपका कोई मैसेज? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के युवाओं के साथ है भारत में कि हम लोग काफी लोग ये जागृति जो हमको चाहिए वो जागृति थोड़ा गलत मैसेज के थ्रू पास ऑन हो रहा है यूथ में। मतलब काफी सारा आक्रोश है और काफी सारा रिलीजियस डिबेट हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, रादर देन हमारे जो कल्चरल कल्चरल वैल्यू है हमारे देश का, हमारी धरती माँ का जो कल्चरल वैल्यू है कि जिस तरीके के नॉलेज सिस्टम हमारे देश में रह चुके हैं उनका जो अभ्यास होना चाहिए उसके ऊपर फोकस कम है, और लोगों का फोकस ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट्स हो गया, रिलीजियस डिबेट हो गया, और फिर एक दूसरे के साथ में मतलब आप बोल सकते हो मतलब कास्टिज्म को लेके, फिर हिंदू मुस्लिम लेके, फिर बहुत सारे ऐसे चीजों को लेके डिबेट्स करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग। तो वो आजकल के यूथ को वो भावना बदलनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश रह चुका है वो इस तरीके का रह चुका है। आप समझिए कि जितने भी हमारे साइंटिस्ट ही बोलूंगा उनको, जितने भी हमारे सेजेस रह चुके हैं, उनका जो ऋषि मुनिया रहते थे वो हमेशा एक स्पिरिचुअल पाथ के थ्रू जाकर उन्होंने ये सारे शोध किए। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप वन में जाके आप तपस्या कीजिए, वैसा नहीं। बट स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के पीछे बहुत सारे ऐसे आदतें हैं जिसमें हमारा जीवन सुधरता है, हमारा माइंड स्टेबल होता है, हमारे लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं वो सारी चीजें जो हमको हार्म करते हैं वो सारी चीजें कम होती है। तो हम अगर एक लर्निंग प्रोसेस हम अगर फॉलो करते हैं जिसके अंदर में हम सही मायने में अगर भारतीय परंपरा और भारत एक देश होने का जो एक एसेंस है उसको अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ये व्यर्थ के जो विवाद है और व्यर्थ का जो ये है उसके पीछे हम नहीं पड़ेंगे, हम रादर खुद को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो आज के यूथ के लिए मेरे पास ये एक ही मैसेज है कि आप हमेशा उन्हीं चीजों पर फॉलो कीजिए, उन्हीं चीजों पर फोकस कीजिए जिससे हमारा जो आप सोचिए अभी जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इस इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो जो इंसान अंदर से इम्यून कम है, मतलब उसकी ताकत अंदर से कम है, उसने खुद को बहुत खोखला बना लिया है अलग अलग तरीके के लाइफस्टाइल, बुरे लाइफस्टाइल हैबिट्स को फॉलो करके, उसको ये बीमारी जल्दी पकड़ेगी। और ऐसे इंसान जो खुद इम्यून हो, खुद अच्छे तरीके से अपना लाइफ जी रहे हो, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको कोरोना शायद ना भी हो, क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। इसी तरीके से हमारा देश तभी आगे बढ़ पाएगा जब हमारा जितने भी नॉलेज सिस्टम है, जितने भी ग्रंथ है जो हमको ना ही टेक्निकल बल्कि स्पिरिचुअल, फिलोसॉफिकल और जितने भी पॉजिटिव चीजें हमारे ग्रंथों में से हमको मिलती है, उन सारी चीजों का अगर हम सेवन ना करें, अभ्यास ना करें, उनको अगर सीखे ना और अपने लाइफ को ना सुधारें, और सिर्फ हम इसी इसमें जीते रहे कि हमेशा मुझे एक वॉर करना है या फिर दूसरे रिलीजियस लोगों से लड़ना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमको हमको विवाद या फिर ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिट होता है। अगर आप खुद के नॉलेज सिस्टम्स का कुछ भी अभ्यास नहीं कर रहे हो और कुछ भी आपका लर्निंग नहीं है डेली, और आपके लाइफ में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, तो वो चीज भी आप ठीक से नहीं कर पाओगे। उसके अंदर में भी अंधविश्वास आपका फैलते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे आज हो रहा है, मतलब हमारे जो टेम्पल आर्किटेक्चर का जितना भी हमारे नॉलेज सिस्टम है उसको एक अंधविश्वास की तरह फॉलो किया जा रहा है, उसको एक अंधविश्वास की तरह माना जा रहा है। बहुत सारी चीजें लोग डर के मारे करते हैं, मतलब हमारे जितने रिचुअल हो गए, पूजा पाठ करने का तरीका हो गया, यज्ञ करने का, ये सारे एक फॉर्मेलिटी बन के रह गए हैं, और लोग इसी फॉर्मेलिटी के बेसिस पे दूसरे लोगों से लड़ रहे हैं। आपस में लड़ाइयाँ हो रही है, आपस में डिबेट्स हो रहे हैं, और एक फॉल्स ये पैदा किया जा रहा है कि देखो हमको हमारे देश पे गर्व है। हमको देश पे तभी गर्व एक्चुअली होगा जब भी हम सही मायनों में हमारे देश के जो ग्रंथ है, हमारे देश को जो ऋषि मुनि रह चुके हैं, उनको सम्मान दें, उनका उन्होंने जो काम
करके गए हैं उनका अभ्यास भी करें और उस काम को आगे बढ़ाएं। इससे क्या होगा, इससे बाकी जो दुनिया है, बाकी जो रिलीजन है, वो भी हमको ज्यादा रिस्पेक्ट देगी अगर हम प्रोग्रेसिव वे फॉलो करते हैं। अगर हम रिग्रेसिव वे फॉलो करते हैं कि हम और ज्यादा गिरते जाए और ज्यादा हम इन इग्नोरेंट रहे, तो फिर हमारा मतलब हम कितना भी फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा देश कभी भी उत्तिष्ठ, पहले प्राचीन काल में जिस तरीके से बोलते थे उत्तिष्ठ भारत, हम सही मायनों में आज उत्तिष्ठ नहीं है। क्योंकि ना ही हमारा जो नॉलेज सिस्टम हमको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो उस तरीके का है, और ना ही हम खुद उस तरीके का एटीट्यूड रख रहे हैं कि हम उस चीज को फॉलो करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग मतलब है, काफी सारे लोग हैं जो इस फील्ड में अभी उतर गए हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आप हो, बहुत सारे और भी लोग हैं मेरे जान पहचान के। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने लिखना शुरू किया है, ऑथर्स हैं जिन्होंने इस विषय में लिखना शुरू किया है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। तो आज के यूथ से मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि चीजों को आप अच्छी तरीके से समझिए, परखिए, उसके बाद ही अपना जो रिएक्शन रहता है उसको दीजिए। बायस्डनेस कभी भी मत रखिए, हर चीज को समान नजरों से देखिए, समदर्शी ना रखिए, हर चीज का दर्शन कीजिए, चीजों को देखिए, समझिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। और तभी मतलब विवाद करने से अच्छा आप संवाद करने में ज्यादा बिलीव रखिए। मतलब विवाद से क्या होता है कि दूसरे को हारना है, लेकिन संवाद से क्या होता है कि दोनों को किसी कंक्लूजन पे आना है। तो दोनों चीज में बहुत अंतर है। तो इसी के साथ मैं ज्यादा इसको एलैबोरेट ना करते हुए, यही मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि आप सही तरीके से अपने कल्चर के बारे में स्टडी कीजिए, अभ्यास कीजिए, और अपने आप को और अपने साथियों को सबको साथ में लेकर चलिए। यही मेरा मैसेज है। जी, तो हम लोगों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आशा है कि सारे व्यूअर्स इस चीज़ से शिक्षा लेंगे, सीखेंगे और जेन्युइनली अपने जो शास्त्र हैं, अपनी जो ज्ञान परंपरा है उसको फॉलो करेंगे, अपेक्षाकृत उसके जो कि आज पॉलिटिकल डिबेट्स में यूथ उलझ जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।